जिंदगी एक अभिलाषा है, गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। जिंदगी क्या है? संवर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। जीवन चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, हम सबका जीवन हमारे लिए प्रभु का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। ये जीवन किसी 4 बीघा खेत की तरह है, जमीन की तरह है। अगर इसमें अच्छे बीज बोओगे तो अच्छी फसलें निकल कर आएंगी, और अगर अच्छे बीज ना बोए तो या तो ये जमीन बंजर रह जाएगी और या फिर इसमें जंगली घास फूस ही उगेगी। और ये हमारा जीवन बिल्कुल खेत की तरह है। अगर हमने हमारे जीवन पर काम किया तो ये बेहतरीन फल देने वाली जमीन साबित हो सकती है, और अगर हमने अपने आप पर काम न किया तो जमीन रहेगी, किसी की बंजर रहेगी और किसी की झाड़ झंखाड़ रहेगी। जिस व्यक्ति को यह मर्म समझ में आ गया कि यहां अभिवृद्धि उसी व्यक्ति की होती है जिस व्यक्ति ने अपने आप पर काम किया है। और काम करने की जरूरत कब है, किस उम्र से हमें काम कर लेना चाहिए? 7 साल की उम्र से, 20 साल की उम्र से, 40 साल की उम्र से, 70 साल की उम्र में? हमें किस उम्र में अपनी जीवन की जमीन पर हमें काम कर लेना चाहिए? आइए मैं आप सब लोगों के टैलेंट के प्रति आप लोगों को जागरूक करूं, उससे पहले एक महान दार्शनिक, विश्व के एक महान शिक्षाविद व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई घटना का उल्लेख करूंगा। और वह महान शिक्षाविद व्यक्ति थे अरस्तु। कहते हैं कि अरस्तु अपनी क्लास ले रहे थे और उनके पास पढ़ने के लिए विश्व स्तर के बच्चे वहां पर आते थे और उनके पास आकर के शिक्षण और प्रशिक्षण लिया करते थे। अरस्तु अपनी पढ़ाई करवा रहे थे, इतनी में ही एक महिला आई और महिला ने क्लास में आकर के दस्तक दी और कहा, सर मैं आपसे मिलना चाहती हूं। अरस्तु ने कहा, आओ बहन, क्या सेवा चाहिए आपको हमारी? कहने लगे कि साहब मैं अपने बच्चे को आपके जैसा बनाना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को आप पढ़ाएं, लिखाएं और तैयार करें। वो भी मैं चाहती हूं कि आपके जैसा महान शिक्षाविद और महान दार्शनिक बने। अरस्तु मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छी बात है। एक महिला ने अपने जीवन में अगर यह सपना देखा है कि उसका बच्चा बड़ा होनहार बने, उसका बच्चा आगे जाकर के अत्यधिक तरक्की करे, तो यह अच्छी बात है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बोले बच्चा तो घर पर है। बोले कितने वर्ष का है? बोले 5 वर्ष का है। बोले जल्दी जाओ फिर तो और तत्काल हाथों हाथ लेकर के आ जाओ। बोले साहब अभी तो वो केवल 5 वर्ष का है, अभी वो क्या कर पाएगा? अरस्तु ने कहा, बहन शिक्षण और प्रशिक्षण की उम्र 5 वर्ष की नहीं होती है, बल्कि उस दिन से व्यक्ति की शिक्षा और दीक्षा की शुरुआत हो जाती है जिस दिन वो मां के गर्भ में आता है। और अगर मां के गर्भ में आते ही बच्चे पर काम करना शुरू कर दिया जाए, तभी वो बच्चा कोई आगे जाकर के महावीर और बुद्ध बनेगा, वही बच्चा आगे जाकर के सुकरात, अरस्तु या प्लेटो बनेगा। बच्चा वही आगे बढ़ेगा जिस व्यक्ति की मां ने उसके गर्भ काल में ही उसकी शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। व्यक्ति का विकास तब नहीं होता जब वो 5 वर्ष, 7 वर्ष या 15 वर्ष का होता है। व्यक्ति का विकास उसी दिन से होना शुरू हो जाता है जिस दिन से मां के गर्भ में भ्रूण का विकास होना शुरू होता है। उसी दिन से व्यक्ति के जीवन का निर्माण होना भी शुरू हो जाता है। काम अगर खुद पर करना है तो जिस दिन मां के गर्भ में बच्चा आया तब से काम करना शुरू कर देना चाहिए। एक माता और पिता का दायित्व ये नहीं है कि बच्चा 3 साल का हो
तब उसे स्कूल में डाला जाए, बल्कि माँ बाप का दायित्व ये होता है कि अगर उनकी कोख में परमात्मा और प्रकृति ने अगर किसी का अवतार किया है तो उसके विकास के लिए तभी से काम करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, जीवन 4 बीघा जमीन की तरह है। अगर गर्मी में ही इस पर काम करना शुरू कर दिया तो बरसात आते आते तो बीजारोपण इतना सुंदर होगा और फसलें इतनी सुंदर लहलहाएंगी कि जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। इसीलिए गर्भ संस्कार जरूरी है। इसीलिए 9 महीने तक जब कोई बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी से ही उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। कुम्हार अगर घड़ा बनाता है तो काफी समय तक मिट्टी पर ही काम करता है और तब कहीं जाकर के वो घड़ा बनाने में सफल होता है। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हमारी माताओं ने पहले भी काम किया, अब भी काम कर रही हैं, और जिनको भी लगता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहती हूं, वे आज भी अपनी कोख में बच्चा आते ही खूब धर्म आराधना शुरू करते हैं, धर्म मंत्रों का पाठ करते हैं, रामायण आगम वाणी जीर्ण वाणी का श्रवण और पारायण करते हैं। घर में रोजाना नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र या ओम की चैंटिंग करने वाली धुन अपने घर में चलाते हैं ताकि उसकी ध्वनि मेरी कोख तक उतरे, उसकी ध्वनि मेरी कोख में रहने वाले बच्चे के कान में उतरे। माँ का चिंतन, माँ का विचार, माँ की क्रिया, माँ के द्वारा सुना जाने वाला हर शब्द, हर वाइब्रेशन बच्चे तक पहुँचता है और बच्चे तक पहुँचता है। इसीलिए हर व्यक्ति को माँ की कोख से ही बचपन पर काम करना क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। कब? 5 वर्ष की उम्र में या कोख में। पहला सत्य हम ये समझ लें अपने अपने टैलेंट पर ध्यान देने के लिए कि हमें अपनी माँ की कोख में ही पढ़ाई का काम शुरू कर देना चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि महावीर ने माँ की कोख में रहते हुए ही कुछ संकल्प भी कर लिए थे? उन्होंने ये भी सोच लिया था कि मेरे हिलने डुलने से माँ को तकलीफ होती है तो मैं अंदर से हिलना डुलना बंद कर देता हूं, और जैसे ही गर्भ स्थिर होता है माता त्रिशला, जगत जननी राज राजेश्वरी माता त्रिशला चिंतित हो जाती है। पूरे क्षत्रिय कुंड ग्राम में शोक फैल जाता है, और जब 3 दिन इस तरह से शोक फैलता है, माँ के आंसू नहीं सूखते हैं, और तब महावीर को पता चल जाता है कि मेरी अंदर की हलचल भी बाहर में शोक और खुशी का निमित्त बन सकती है। और तब महावीर अंदर से पुनः स्थिर गर्भ को फिर से चलायमान करते हैं, और तब माँ को खुशी मिलती है, और तब माँ के गर्भ में रहते हुए महावीर संकल्प लेते हैं। कोई बता सकता है क्या संकल्प लेते हैं? हाँ, वेरी गुड, हाँ बोलिए, फरमाइए। जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ, ये उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता सशरीर रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, संन्यास नहीं लूंगा। अर्थात अंदर भी कोई काम चल रहा है, अंदर भी कोई काम हो रहा है। अभिमन्यु को याद कीजिए कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान कहां पाया था? किसी गुरु की पाठशाला में, किसी गुरुकुल में। कहां पाया था? कहां पाया था? एक स्वर में बोलिए तो। मां की कोख में। क्या हमें इस बात से प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान उसे मां की कोख में ही मिल गया था? अर्थात मां के द्वारा उठाया गया हर कदम बच्चे पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। आजकल के जमाने में बच्चे मां की कोख से पैदा नहीं होते। आजकल के बच्चे कोई इंटरनेट से पैदा होता है, कोई यूट्यूब से पैदा होता है, कोई मोबाइल से पैदा होता है, कोई टीवी के कार्टून टीवी को देखकर पैदा होता है। क्योंकि मां 9 महीने तक करती क्या है? हैं? वो खुद भी टीवी देखती है, इसलिए बच्चे को पैदा होते सबसे पहले क्या चाहिए छुपाने के लिए? बोले टीवी चाहिए।
मोबाइल चाहिए, यूट्यूब चाहिए, गेम चाहिए, रंग बिरंगी चीजें उसको देखने के लिए चाहिए, क्योंकि मां ने वो सारी रंग बिरंगी दुनिया बच्चे के कोख में रहते हुए ही सारी रंग बिरंगी दुनिया देख ली। तो बच्चे को बाहर निकलते ही उसे मां नहीं चाहिए, उसे पिता नहीं चाहिए, उसे बाहर निकलते ही मोबाइल चाहिए। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो पहले जमाने में जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो जन्म लेते ही उसके सामने घर के लोग जाते, भगवान की तस्वीर दिखाते थे, कान के पास जाकर के अपने धर्म का मंत्र सुनाते थे। और आज की तारीख में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सामने झट से पापा पहुंचते हैं और जाकर के मोबाइल से फोटो खींचते हैं। तो पैदा होते उसने किसको देखा? दादा को नहीं, दादी को नहीं, पापा या मम्मी को नहीं, उसने सबसे पहले पैदा होते किसको देखा? मोबाइल। और फिर आप पहले जो लिखा जाता था, सुनाया जाता था, क्या लिखाया जाता था, सुनाया जाता था? बोले नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, बोले जन्म मंत्र है ये, पहला मंत्र सुनाओ ताकि इसके भीतर धार्मिक संस्कार पड़े। ओ भाई साहब, धार्मिक संस्कार कहाँ पड़ेंगे? वो तो 9 महीने तक मोबाइल पर बड़े अटपटे और बड़े डिस्को डांस देख देख करके पैदा हुए। अब बड़ा पैदा होकर के वो आपके सामने अब डिस्को डांस नहीं करेगा तो और क्या करेगा? पहले जमाने में लोग केवल बही खातों में ही नहीं लिखा करते थे शुभ लाभ शुभ खर्च। लोग बच्चे के जन्म लेने पर रुई से या अंगुली से दूध को टच करते और दूध को टच करके उसकी जिह्वा पर कोई सरस्वती का मंत्र, कोई परमात्मा का मंत्र, कोई श्रीम या हरिम उसकी जीवा पर लिख करके आते थे। तब वो बच्चे कोई राम बनते, कोई बुद्ध बनते, कोई कृष्ण बनते, कोई छत्रपति शिवाजी बनते, कोई महात्मा गांधी बनते। मेरे प्यारे प्रभु, काम हमें तब कर देना शुरू कर देना चाहिए जब माँ की कोख में बच्चा आता है। बालक तो हर परिवार की किलकारी है, बालक तो हर समाज का सूत्रधार है, बालक तो हर समाज और हर देश का भविष्य है। अगर आप बालक पर काम कर रहे हैं तो बालक पर काम करके आप पूरे देश पर काम कर रहे हैं, पूरे समाज पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बच्चों पर काम करते हैं, युवाओं पर काम करते हैं। हम लोग देश भर के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और विद्यालयों में जाकर के बच्चों को संबोधित करते हैं और उन्हें जीवन का पाठ, जीने की कला उन्हें सिखाने का काम करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बच्चों पर अगर हम काम करेंगे वो 100 साल तक ज्ञान हमारा काम आएगा। बुढ़ों पर काम करेंगे तो हमारा ज्ञान आने वाले केवल 2, 5, 10 साल का ही उसकी उम्र रहेगी। पीले पड़ चुके पीपल के पत्तों को सींच कर भी क्या कर लोगे? काम अगर करना है तो उन बचपन पर करो जिन्हें आने वाला पूरा 55 देखना है। देश का भविष्य, समाज का भविष्य हमारे इन बच्चों पर टिका हुआ है। मेरे प्यारे प्रभु, बच्चों पर अगर हम काम करेंगे तो फिर उसकी उम्र कितनी? चलिए सोचिए, बिटिया आपके इस समय उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल। और वो कौन है बगल वाली आपके? मेरी नानी। मेरी नानी जी। अरे वाह, नानी जी दोहिते को लेकर के आई है, अच्छी बात है, ताली बजाए तो अभिनंदन कीजिए। तो नानी जी ने अपने दोहिते को प्रेरणा दी और लेकर के आई है। नानी जी आपकी उम्र कितनी है? 66। तो जिनकी उम्र 12 साल है उनको अभी तक और 70 साल देखने हैं, पर जिनकी उम्र 66 है उनको अब कितनी उम्र देखनी है? कितनी उम्र देखनी है? लगा लो भाई 10 साल और इनको जीना है। तो काम किन पर करना चाहिए? हरे पत्तों पर कि पीले पत्तों पर? हैं? किस पर काम करना चाहिए? हरे पत्तों पर। भाई साहब, पीले पत्ते को अगर हम पानी में डालेंगे तो गीला तो हो जाएगा मगर वो हरा नहीं हो पाएगा। पर हरे पत्ते पर अगर काम करोगे तो विश्वास रखना इस पर फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, लोगों को स्वाद भी देगा, लोगों को जिंदगी भी देगी। अर्थात काम आने वाली पीढ़ी पर करो। किसी भी नगर को अगर सुंदर बनाना है तो खूब हरियाली लगाओ।
किसी भी घर को अगर सुंदर बनाना है तो खूब हरियाली लगाओ, पर किसी भी समाज को अगर सुंदर बनाना है तो बच्चों पर काम करो, उनके टैलेंट पर काम करो, उनके आने वाले भविष्य का निर्माण करो। इसलिए हर समाज को चाहिए कि हर समाज अपने यहाँ पर मंदिर चला रहे हैं, स्थानक चला रहे हैं, आने वाले गुरु महाराजों की सेवा कर रहे हैं, अच्छा होगा हर समाज अपने यहाँ पर एक विद्यालय बनाए। समाज का अस्तित्व तभी रहेगा जब हर समाज के द्वारा अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालयों का निर्माण होगा। केवल मंदिरों के बलबूते, केवल स्थानकों के बलबूते आखिर आप अपने धर्म, संस्कार और संस्कृति को कब तक जिंदा रखेंगे? अगर अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है तो केवल श्रद्धा ही फलदायी नहीं होगी, बल्कि शिक्षा और संस्कार भी इंसान के लिए नींव का काम करेंगे। इसलिए चाहे छोटी सी स्कूल चलाओ, चाहे LKG UKG वाली ही स्कूल चलाओ, चाहे 100 बच्चों की स्कूल चलाओ, पर मैं तो दुनिया भर को यही प्रेरणा दूंगा, मंदिर बनाने का शिलान्यास जिस दिन करो उसी दिन भले ही 4 कमरे वाली स्कूल चलाने का शिलान्यास करना, पर एक साथ जिनालय और दूसरी तरफ विद्यालय, दोनों एक साथ बने, एक साथ देवालय और दूसरी तरफ विद्यालय। स्थिति ये बन रही है, देश भर में देवालय तो खूब बन गए और विद्यालय चलाने का काम हमने सरकारों पर सौंप दिया। अब सरकारी विद्यालय तो कैसे चल रहे हैं आप सब लोगों को पता है। इतना पता है कि उस स्कूल में अगर कोई टीचर है तो टीचर भी अपने बच्चों को अपने उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूलों का हम लोगों ने स्तर कितना गिरा दिया है। सरकार हर वर्ष अरबों रुपये शिक्षा पर खर्च करती है, पर शिक्षा का स्तर जब तक ऊंचा नहीं उठेगा तब तक अरबों रुपये खर्च होकर भी सब धूल धाणी और राक्षाणी हो रहे हैं। हमें स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। मैं कहूँगा हर समाज अपने लिए विद्यालय बनाए। जब हम आज अगर मैं यहाँ लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति के लोग भी बैठे हैं, वासु पूज्य मंदिर ट्रस्ट के लोग भी बैठे हैं, और भी सभी समाजों के लोग बैठे हैं, और दुनिया भर के सभी समाजों से कहना चाहूँगा कि जब आप चंद्र प्रभु या ललित प्रभु महाराज का चातुर्मास करवाने के लिए कुछ राशि का अगर आप कलेक्शन कर सकते हैं और चातुर्मास करवा सकते हैं, तो क्या आप सब लोग मिलकर के कोई विद्यालय के लिए कलेक्शन नहीं कर सकते? क्या आप कोई ज़मीन के लिए काम नहीं कर सकते? क्या आप लोग आने वाले कल के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपन लोग काम नहीं कर सकते? मैं तो कहूँगा, अगर बात चल रही है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके पास शहर से जुड़ी हुई कि जहाँ पर हर बच्चा आराम से पहुँच सकता है, अगर आप में से किसी भी संपन्न व्यक्ति के पास ज़मीन हो, ज़मीन वो निकाले, विद्यालय बनाने का काम हम करवाते हैं। ये बात केवल ताली बजाने तक सीमित न रहे, बल्कि इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उस ज़मीन पर विद्यालय बनाने का काम हम गुरुजनों के द्वारा आपके सहयोग से संपन्न होगा। ज़मीन आप दीजिए और वहाँ पर निर्माण करेंगे, और इस तरह से वे विद्यालय जहाँ पर केवल इंसान को रोजगार कमाना न सिखाया जाए, बल्कि इंसान को जीवन जीने का पाठ भी सिखाया जाए, अर्थात शिक्षा और संस्कार दोनों काम एक साथ हो। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मेरे परिवार में, मेरे पड़ोसी के पास ऐसी कोई धर्मार्थ की जाने वाली ज़मीन है, बातें करो, बात को आगे बढ़ाओ, पार लगाने का काम हम करेंगे। और सभी लोगों से कह रहा हूँ ये बात मैं, जिनके भी अप्रोच है, जिनकी भी अप्रोच में ये चीज़ आती है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो समय तभी प्रभावशाली बनेगा, प्रगतिशील बनेगा, जब हम लोग शिक्षा पर काम करेंगे। आने वाला भविष्य हमारा है, हमें देश का निर्माण करना है, हमें अपने धर्म का अगर विकास करना है, हमें अगर अपने समाज को एक सूत्रधार बन करके काम करना है, तो मैं कहूँगा बच्चों पर काम करना शुरू करो। ये हमारा सपना है, हर बच्चा हमारा सपना है, वो आने वाले कल का सपना है। बच्चों पर अगर काम करेंगे
तभी उनका टैलेंट आगे निखर करके आएगा। टैलेंट उनका तभी निखर कर आएगा जब हम लोग बच्चों पर काम करेंगे। इंसान की कीमत अगर किसी की है तो केवल मनुष्य जन्म पाल लेने भर से नहीं है, बल्कि इंसान की कीमत तभी है जब वो अपने आप पर काम करेगा, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए काम करेगा, अपने टैलेंट को निखारने के लिए काम करेगा। प्रतिभा ही तो इंसान की दौलत है। एक राजा की कीमत तभी तक है जब तक राजा अपने राज्य पर रहेगा। एक मंत्री की कीमत तभी तक है जब वो अपने मंत्री पद पर रहेगा। एक अमीर आदमी की कीमत तभी तक है जब तक उसके पास पैसा रहेगा। लेकिन जिस आदमी के पास अपना खुद का टैलेंट है, जिसके पास अपनी प्रतिभा है, जिसने अपनी खूबियों पर काम कर रखा है, वो आदमी देश में रहेगा तब भी अपना खूंटा गाड़ेगा, और विदेश में जाएगा तब भी अपना खूंटा गाड़ेगा। वो जहां रहेगा वहीं पर उसकी विजय पताका फहराएगी। काम अपने आप पर करने की जरूरत है। आज अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसके दोषी न किस्मत है, न उसके माँ बाप हैं, उसका दोषी वो खुद है कि वो अपने आप पर काम न कर पाया। आज अगर कोई व्यक्ति बिना धन के अगर घूम रहा है, बिना पद के अगर आज भी अगर कोई धक्के खाते हुए चल रहा है, इसका मतलब उसने अपने आप पर काम नहीं किया। कभी दुनिया के एक महान खरबपति आदमी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो यह कोई गुनाह की बात नहीं है, पर आदमी अपना पूरा जीवन जीकर भी अगर गरीब का गरीब रह गया तो यह जरूर अपराध की बात है, यह जरूर हमारे लिए दोष की बात है कि हम अपने आप पर काम नहीं कर पाए। कुछ करोगे तो परिणाम आएगा। जो चले सो चरे। सब बोलो तो। सफलता का मंत्र क्या है? जो चले सो चरे। गाय अगर चलेगी तो चरेगी, केवल खूंटे से ही बंधी रहेगी तो या तो अड़ जाएगी या भूखे मरेगी। बाउंड्री से बाहर निकलना पड़ेगा, बाउंड्री का मोह छोड़ना पड़ेगा। जो लोग भी मारवाड़ मेवाड़ छोड़कर बाहर गए परदेशों में, सबके सब करोड़पति अरबपति बने। क्यों? उन्होंने बाउंड्री का मोह छोड़ा। और बाउंड्री का जो भी व्यक्ति मोह छोड़ेगा वो व्यक्ति तरक्की करेगा। इसलिए घर का मोह छोड़ो, घर की रोटी का मोह छोड़ो। अरे रोटी तो एक कुत्ते को भी खाने को मिल जाते, रोटी कोई जिंदगी थोड़ी है। काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। कभी किसी समय हमारे पास राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय बैठे थे, अपनी जीवन की एक घटना हमारे साथ शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि गुरुदेव मैं आपको एक खास बात बताता हूं। आप कहते हैं कि आज मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना हूं, पर दरअसल गुरुदेव मेरे इस वाइस चांसलर बनने में मेरे दादा की बड़ी भूमिका रही है। तो हमने पूछा क्या ऐसा क्या हुआ? बोले गुरुजी क्या हुआ कि मैं गांव में पैदा हुआ, वो शेखावत थे तो शेखावटी में पैदा हुए थे। कहने लगे साहब गांव में रहता था, गाय भैंसे चराने का काम करते थे, तो मैं एक बार भैंसे के पाडे पर बैठा हुआ मस्ती ले रहा था। तो पाडे पर बैठा था और उसके कान पकड़ करके और टिक 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 मैं घोड़ा चलाने की तरह उसके मजे ले रहा था। और तभी मेरे दादा की नजर मुझ पर पड़ गई और मुझे कहा बेटा इधर आना। तो मैं घबराया। पहले जमाने में साहब दादा ने आवाज दे दी यानी पूरे मोहल्ले में कर्फ्यू लग गया। बोले दादा ने आवाज दे दी, बोले इधर आ। मैं घबराता पास में गया। पहले तो मैं पाडे पर से, पाडा यानी भैंस का बच्चा, तो पाडे पर से मैं नीचे कूदा। यार दादा पता नहीं अब ठोकेंगे डांटेंगे क्या करेंगे। मैं नीचे कूदा, पास में गया। हाँ दादाजी सॉरी, दादाजी सॉरी। बोले सॉरी इनको छोरी है, जीवन भर एक बात याद रखना, तेरा जन्म पाडे पर बैठने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म किसी पद पर बैठने के लिए हुआ है। ये बात तो जिंदगी भर हमेशा याद रखना। बोले आज अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का अगर वाइस चांसलर हूं
तो मेरे दादा के द्वारा कहे गए वे शब्द जीवन भर मुझे प्रोत्साहन देते रहे और मुझे कहते रहे कि बेटा तेरा जन्म पाडे पर बैठने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म किसी ऊंचे पद पर बैठने के लिए हुआ है। और दादा के द्वारा दी गई वो प्रेरणा जीवन भर मेरा पीछा करती रही है और आज मैं उसी वजह से इस ऊंचे पद पर हूं। मेरे प्यारे प्रभु, हर व्यक्ति को अपने आप पर काम करना चाहिए, अपने टैलेंट पर काम करना चाहिए। हमने भी जब दीक्षा ली थी तो दीक्षा लेकर के पहला चातुर्मास पालितना में हुआ। हमारे पिता निश्चित तौर पर वे कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने एक सपना देख लिया था कि मैं अपने बच्चों को केवल गोच दिलाने तक सीमित नहीं रहने दूंगा, मैं अपने बच्चों को तैयार करूंगा, भले मुझे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। और तब हमारे पिता हम लोगों को लेकर के ठेठ पहले आए अहमदाबाद। उन्होंने सुना कि वहाँ पर संस्कृत और प्राकृत की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। 1 साल हमें वहाँ पढ़ाया तो उनके मन में आया कि नहीं, यहाँ से और आगे बढ़ाए जाए। वे हमें लेकर के निकले बनारस के लिए और वाराणसी ले जा करके उन्होंने कहा कि बेटा अब जो तुम्हें अपने आप पर करना है कर लो, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर तुम इतने जरूर पढ़ लिख जाओ कि मैं जिंदगी भर तुम पर गौरव कर सकूं। और तब हमारे पिता ने हमारे लिए वो काम करवाया कि जिसके लिए आज पूरी दुनिया हम पर नाज करती है। मेरे भाई बहनों, इंसान को अपने आप पर काम करने की जरूरत है, इंसान को अपने आप पर काम करने की जरूरत है। हमारे पिता हमें बनारस लेकर के गए, खुद रहते थे शहर में एक रामघाट के पास बने हुए धर्म स्थानक में, और हम लोग रहते थे यूनिवर्सिटी में, PV रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारा प्रवास रहता था। 3 साल तक सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक केवल एक ही काम था। क्या काम था? पढ़ना पढ़ना पढ़ना, एक ही काम चलता रहता था। सुबह से लेकर रात तक एक ही काम, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। बोले बेटा पढ़ते जाओ, 3 साल जितना अपने आप पर काम कर सकते हो अपने आप पर काम करते चले जाओ। और हम तब पढ़ते गए, महोपाध्याय किया, PhD की, डॉक्टरेट बने, सब वहाँ पर तैयारी की, गीता पढ़ी, आगम पढ़े, पिटक पढ़े, वेदों तक गए, हर एक चीज़ को पढ़ते चले गए। भाई साहब, इंसान की नींव जितनी मजबूत होगी उसका महल उतना ही मजबूत ऊपर बनेगा। काम करना, अपने आप पर काम करने की जरूरत है, और जो भी व्यक्ति अपने आप पर काम करेगा वो हर व्यक्ति ऊंचाई को छुएगा। विद्यालय बनाना आसान है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना आसान है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का संचालन करना आसान है, पर किसी भी बच्चे का माँ बाप बनकर उसको एक सभ्यशाली नागरिक बनाना यह देश का संचालन करने से भी ज्यादा कठिन है। यह देश को संचालन करने से भी ज्यादा कठिन है। अपने बच्चों को घर का गमला मत बनाओ। चंद्र प्रभु की इस बात को जिंदगी भर याद रखो कि अपने बच्चों को घर का गमला मत बनाओ। सब बोलो तो, अपने बच्चों को घर का गमला मत बनाओ। अगर बनाना है अपने बच्चों को तो अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ, ताकि अगर कोई से पानी देने वाला न मिले तब भी वो अपने बलबूते खड़ा रह सके और अपने बलबूते वो जिंदा रह सके। क्या मत बनाओ, वापस रिवाइज कर देता हूं, अपने बच्चों को क्या मत बनाओ, घर का गमला क्यों ना बनाओ, घर का गमला क्यों ना बनाओ। कौन बोलेगा घर का गमला क्यों नहीं बनाना चाहिए बच्चे को? हाँ, कौन बोलेगा? हाँ, आप बोलेंगे, चलिए बोलिए। जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा, जबकि जंगल वाला पानी सहन कर लेगा, कम मिलेगा तो भी वो जीवित रह जाएगा। वेरी गुड। घर के गमले को रोज ही पानी देना पड़ता है, और अगर एक दिन भी उसे पानी न मिला तो घर का गमला सूख जाएगा। पर जंगल का पौधा अपने बलबूते जीवित रहता है, वो किसी से पानी मांगने नहीं जाता, वो अपने बलबूते संघर्ष करता है और हवा में रहने वाले पानी को भी सोख करके अपने आप को जिंदा रख लेता है। मेरी माँ ने मुझे बचपन में खाना बनाना भी सिखाया, मेरे पिता ने मुझे बचपन में ही, अब आप समझ लो कि हमारा बचपन, यानी कि मैंने 15.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, ललित प्रभु जी ने 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, अर्थात 16 और 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले बच्चे। पर हम सब लोगों ने बचपन में ही, केवल मुझे नहीं, मेरे
भाई को 12 वर्ष की उम्र में भी बही खाते लिखने आते थे, तलपट बनाने आते थे। पिता ने बचपन में ही सिखा दिया था और कह दिया था कि बच्चों हमेशा जंगल का पौधा बनो, हम जिंदा रहें या ना रहें, पर तुम्हें कहीं भी दरकिनार होने की जरूरत न पड़े। अपने खूंटे गाड़ो। क्या करो? अपने थोड़ा एक बार गाड़ी लो, लेफ्ट हैंड को आगे लो, राइट हैंड की मुट्ठी बांधो, अंगूठा ऊपर करो और अब क्या करो? अपना खूंटा गाड़ो। जहां जाओ वहां खूंटा अपना गाड़ो। जहां जिस शहर में जाओ वहां पर अपना खूंटा गाड़ो। ये कभी मत सोचो कि उस शहर में इतने अमीर रहते हैं, उस शहर में इतने आचार्य रहते हैं, अरे कौन कितने रहते हैं, इस बात को भूल जाओ। तुम तो केवल अपने आप पर भरोसा करो। जाओ अपना खूंटा गाड़ो, अपने आप युग तुम्हारा समर्थन करेगा। तुम युग प्रवर्तक बनो, तुम युग पुरुष बनो, तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाला कल तुम पर गौरव कर सके और कह सके कि हां ऐसा था। अपने बच्चों को इतना सुयोग्य बनाओ कि वो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक बन सके। क्या कहा मैंने? अपने बच्चों को इतना सुयोग्य बनाओ कि वो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक बन सके। यहां ये जो पहली लाइन में लोग बैठे हैं ना, इनमें दो तरह के लोग हैं। या तो वे लोग हैं जिनको लगता है यार लेट हो गए तो बाद में हमें आगे तो जगह मिलेगी नहीं, इसलिए वो पहले आकर के अपना खूंटा गाड़ लेते हैं। और या फिर वे लोग आते हैं पहली पंक्ति में जो समाज के सूत्रधार हैं, जो समाज के कर्णधार हैं, और उन्हें वो पीछे बैठेंगे तो भी चार लोग कहेंगे प्रभु जी आप आगे पधारिए, आप अग्रिम पंक्ति में बैठिए। अपने बच्चों को इतना सुयोग्य बनाइए कि समाज के लोग कहे कि आप अग्रिम पंक्ति में बैठें, और बच्चों अपने आप को इतना सुयोग्य बनाओ कि लोग आपके मम्मी पापा दादा दादी के पास जाकर बोले कि दादाजी आपने पता नहीं कौन से ऐसे पुण्य किए सो आपके घर में इतनी अच्छी संतान पैदा हुई। काम तो दोनों को करना पड़ेगा, वडीलों को भी और बच्चों को भी, पुरानी पीढ़ी को भी और नई पीढ़ी को भी, दोनों को ही काम करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए सावचेत करूंगा। आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो बीच में हैं और जिनके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं और वो मध्य कड़ी हैं, और आप में से अनेक ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी केवल बच्चे हैं और जिनको अपना पूरा भविष्य बनाना है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी प्रतिभा पर काम करने की ज़रूरत है, टैलेंट अपना निखारने की ज़रूरत है। हमारा टैलेंट हमने निखारा, आपका टैलेंट आप निखारो। टैलेंट तो निखारना पड़ेगा। राम जी को भी अपना टैलेंट निखारने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना पड़ा था, और राम जी भी बोले थे अवतार पुरुष थे, पर दुनिया में अगर खूंटा गाड़ना है तो किसी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उनका शिष्यत्व स्वीकार करके और अपने जीवन का निर्माण करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को भी थे, बोले इतनी कलाओं से युक्त होकर के वो पैदा हुए, बोले रहे होंगे, विष्णु के अवतार रहे होंगे, पर धरती के गुण सीखने के लिए, धरती के गुण सीखने के लिए तो आपको भी किसी सांदीपनी ऋषि के पास जाकर के और उन्हें शिष्यत्व स्वीकार करके और अपने जीवन में दुनिया की तकनीकें हमें सीखनी पड़ेगी। बुद्ध भी गए थे, बुद्ध के भी गुरु थे सब्बमित्र, अर्थात सर्वमित्र उनके गुरु का नाम, और वो उनके पास जाकर के सीखने के लिए गए। हाँ, दुनिया में एक महावीर प्रभु ऐसे जरूर हुए जिनके लिए कहा जाता है उन्होंने ज्ञान था जन्मजात, सो वे किसी विद्यालय में नहीं गए, और गए तो भी एक दिन रह करके वापस लौट आए। हालांकि मेरे हिसाब से अगर वे विद्यालय में भी साल 2 साल 5 साल अगर रह लेते तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीजें भी सीख लेते जो केवल जन्मजात ज्ञान से आदमी को प्राप्त नहीं होता। अर्थात वो ज्ञान जो दुनिया में आकर के सीखने को मिलता है। मेरे प्यारे प्रभु, अपने अपने टैलेंट पर काम करने की
क्या है? किस पर जरूरत है? टैलेंट पर। टैलेंट अगर सीखना है, आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में पेन पेंसिल का उपयोग किया? हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोगों ने उपयोग किया है? सब ने यूज किया है। अच्छा दोबारा मुझे बताइए, पेंसिल का कितने लोगों ने यूज किया है? कितने लोगों ने यूज किया है? हैं? अच्छा, सब लोगों ने यूज किया है। इसका मतलब अब समझिए, टैलेंट सीखो पेंसिल से। जिस पेंसिल का हम लोग उपयोग करके बड़े हुए हैं, उसी पेंसिल से टैलेंट सीखो। यह है पेंसिल। अपने हाथ में उठाइए एक पेंसिल, बचपन की पेंसिल को याद कीजिए। अब जरा मुझ पर गौर कीजिए और देखिए इस पेंसिल में क्या है। इस पेंसिल के ऊपर क्या है? सब बोलिए तो, क्या है? लकड़ी। चलिए आपकी भाषा में अगर बोल रहा हूं तो ऊपर है लकड़ी और नीचे अंदर क्या है? क्या है? सीसा, कार्बन, वो है इसके अंदर। इस पेंसिल के पीछे क्या है? रबर। ठीक है। और पेंसिल को अगर हमें तैयार करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? चाकू उठाइए ऊपर। अब क्या करना पड़ेगा हमें? पेंसिल के अंदर हमें, पेंसिल को हमें कहां डालना पड़ेगा? किसमें? शार्पनर में, चाकू में। अब ये पेंसिल हमारी तैयार हो रही है। पेंसिल नहीं, हमारी जिंदगी है। ये पेंसिल क्या है? हमारी ये जिंदगी है। और ये पेंसिल अब देखो तैयार हो रही है। मैंने छीला पर अभी भी छिल नहीं पाई है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा मुझे और जोर लगा के मुझे छीलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अब फिर और थोड़ी छिलाई हो, अभी भी पूरी पेंसिल कार्बन अंदर से निकल के नहीं आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा जोर लगा करके मुझे इसकी छिलाई करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे प्रभु जी, पेंसिल से अपने जीवन को नुकीला बनाना सीखिए। और ये सीखिए पेंसिल के 7 सिद्धांत। पेंसिल के 7 सिद्धांत। पेंसिल का पहला सिद्धांत हमें सिखाता है स्वनिहित शक्ति। सब बोल लो। पेंसिल पहला सिद्धांत क्या सिखा रही है हमें? स्वनिहित शक्ति। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अपने भीतर छिपी हुई है। और ये कहते हुए अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप से कहिए कि मेरी ताकत मेरे भीतर है, मेरी ताकत मुझ में है, मेरी ताकत मुझ में है, मेरी ताकत मुझ में है। ये पेंसिल का पहला सिद्धांत है कि मेरी ताकत मुझ में है। मुझे ताकत कहीं और से नहीं लानी है, बल्कि परमात्मा ने मुझे ताकत दे करके भेजा है। पेंसिल का दूसरा सिद्धांत है और वो है समर्पण। अगर हमें इसे नुकीला बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना समर्पण करना पड़ेगा। किसी गुरु के पास, योग्य कोच के पास, योग्य टीचर के पास, योग्य ट्रेनिंग लेने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। बिना कोच के, बिना टीचर के, बिना गुरु के, बिना शिक्षक के, बिना मैडम के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कैसे करेगा? अगर खेत को भी अगर हरियाली से भरना है तो उस पर काम तो हमें करना ही पड़ेगा। एक खेत अगर जब तक किसान को अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, खेत कभी भी हरा भरा नहीं होगा। तो हमें खेत को भी काम करने की जरूरत है और पेंसिल पर भी हमें काम करने की जरूरत है। तो पेंसिल का पहला सिद्धांत कैसा बोलिए तो? स्वनिहित शक्ति। जो गूंगे बैठे हैं वापस बोल लो। हाँ, बोलो एंड खोलो, बोलो एंड खोलो। भाई साहब, मैं तो केवल आपसे बुलवा ही रहा हूं। मैं जब बच्चा था और स्कूल पढ़ने जाता था, पहाड़े सिखाते थे, और जब मैं नहीं बोलता था तो मास्टर जी कहते थे मुर्गा बन। अब मुर्गा बना करके फिर बुलवाते थे और बोलते बोलते फिर हम चुप हो जाते, तो पीछे से 1-2 बैंतें पड़ती थी, बोल, और फिर हम वापस आगे बोलना शुरू करते पहाड़े, और फिर बोलते बोलते रुक जाते, बोले इधर उधर देखते मास्टर जी इधर उधर गए, फिर वापस सहज हो जाएं। पर होए कैसे? जय मास्टर जी तो उनकी नज़र दिखने में 2 है, पर वो भगवान की तरह होते हैं। हर टीचर दिखने में 2 है, पर उनकी नज़र हजारों बच्चों पर एक साथ रहा करती है। और मास्टर जी तब हमारे पीठ के ऊपर एक बस्ता और रख देते किताबों का कि अब बेटा जैसे ही खड़ा होगा, सीधा होगा, बस्ता नीचे गिरेगा और पता चल जाएगा। मैं तो केवल आपको बोलने के लिए कह रहा हूँ, पर टैलेंट का अगर निर्माण करना है तो केवल बोलने से ही काम नहीं करना पड़ेगा।
पता नहीं ऐसे कितने मुर्गे बनने पड़ते हैं और कितने बस्ते, कितने थैले हमें अपनी पीठ पर रखने पड़ते हैं। टैलेंट ऐसे ही कोई बातों से नहीं निखरता है। तो पहली शक्ति क्या है? सब बोलो तो, पीछे वाले भी बोलो। पेंसिल का पहला सिद्धांत स्वनिहित शक्ति, दूसरा सिद्धांत है समर्पण। पेंसिल का तीसरा सिद्धांत है सहनशीलता। क्या है? सहनशीलता। अब चाकू के भीतर जाएगा तो सहन करना पड़ेगा ना। हम मास्टर जी के पास जाएंगे, भाई साहब आजकल मास्टर जी से लोग कहते हैं कि भाई थप्पड़ नहीं मारना है, डांट नहीं डालनी है, बस ये पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो ना पढ़े। मास्टर जी आज अगर थप्पड़ मार दे तो उसके मम्मी पापा जाकर के कोर्ट में केस ठोक देते हैं। तो भाई साहब, लाड़ गेला बनाने से तो बच्चों का निर्माण नहीं होता है। बच्चों का निर्माण करने के लिए तो हमें कुम्हार की भूमिका अदा करनी पड़ती है। कुम्हार अंदर से सहलाता रहता है और बाहर से ठोकता रहता है, तब वो कहीं जाकर के घड़ा, पक्का घड़ा बनता है। पानी को भी आने वाले समय के लिए थामने वाला घड़ा बनता है। पेंसिल का तीसरा सिद्धांत हमें सिखाता है और वो सिद्धांत है सहनशीलता। हमें डांट भी खानी चाहिए। इसलिए जिस बच्चे ने अपने पापा की जितनी डांट खाई है, जिस बच्चे ने अपनी मम्मी की जितनी डांट खाई है, वो बच्चा उतना ही पकता है। और जो डांट खाने से रह गया, वो सब के सब बच्चे कच्चे रह गए। वो सब के सब बच्चे क्या हो गए? कच्चे रह गए। अगर हमें डांट मिली तो समझ लेना कोई दुनिया में आपका हितैषी है जो आपसे प्यार करता है और आपको कुछ बनाना चाहता है, आपका कुछ निर्माण करना चाहता है। तो तीसरा सिद्धांत है, सब बोल लो, क्या है? सब बोलो, सहनशीलता। मास्टर जी जरूरी है, कोच जरूरी है। सोच लो, एक ऐसा बगीचा है, दो बगीचे लाओ अपने सामने। एक बगीचा जिसमें एक माली भी है और दूसरा बगीचा जिसमें माली नहीं है। कौन ज़्यादा सुंदर होगा? माली वाला। कौन आगे बढ़ेगा? कौन बढ़ेगा? माली वाला। मास्टर जी क्या है? माली है। मास्टर जी माली हैं और माली कटिंग भी करता है, सिंचाई भी करता है, खाद भी देता है। प्यारे प्रभु, तीसरा सिद्धांत है सहनशीलता। जो पत्थर हथौड़ी की चोट बर्दाश्त करता है वो मूर्ति बन जाता है, और जो बर्दाश्त करने से सकुचाता है वो मंदिर के आंगन की केवल टाइल्स बन जाता है। अगर हमें प्रतिमा तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? तीसरे सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा, और वो है सहनशीलता। पेंसिल का चौथा सिद्धांत है सृजन। क्या है? सृजन। पेंसिल का पांचवा सिद्धांत है सुधार। पेंसिल का पांचवा सिद्धांत क्या है? पांचवा सिद्धांत है सुधार। और पेंसिल का छठा सिद्धांत है पद चिन्ह। पेंसिल का छठा सिद्धांत है पद चिन्ह। वो कुछ ऐसा करके जा रहा है, वो कोई गुलजार की तरह कविताएं लिखकर जा रहा है, वो कोई निदा फाजली की तरह कोई गजली लिख के जा रहा है, वो कोई हुसैन की तरह शानदार अपनी ओर से पेंटिंग करके जा रहा है। और ये हुआ उसका छठा सिद्धांत, और वो है पद चिन्ह। और अंतिम सातवां सिद्धांत है, और वो है संप्रेरणा, अर्थात वो कुछ ऐसा करके चला गया, आने वाला युग उसे याद कर रहा है। और हजारों साल के बाद भी कोई गीता की किताब लेकर कृष्ण को याद कर रहा है, कोई आगम लेकर के महावीर को याद कर रहा है, कोई पिटक की किताब लेकर के बुद्ध को याद कर रहा है। हजारों वर्ष के बाद भी जो इंसान को जिंदा रख रहा है, ऐसा इतिहास लिख जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ। मैं तो कहा करता हूं, या तो अपनी जिंदगी में 100 किताबें लिखकर जाओ ताकि आने वाला कल आपसे उजाला लेता रहे, और या फिर अपना जीवन इतना ऊंचा जी करके जाओ कि आने वाले युग में तुम्हारे लिए 100 किताबें लिखी जा सके। बोल लो, अच्छा होगा बोल लो। या तो अपने जीवन में 100 किताबें लिख करके जाओ ताकि आने वाले 100 वर्ष फिर तुझसे उजाला ले सके, और या फिर अपना जीवन इतना ऊंचा जी कर जाओ कि आने वाला कल तुम पर
आने वाला कल तुम पर किताबें लिख सके। निर्माण ऐसे होता है मेरे प्रभु जी। मैंने पेंसिल के साथ सिद्धांत आपको सिखाए हैं अपने टैलेंट को बनाने के लिए। मैं संकेत दूंगा सबसे पहले तो अपने बच्चों का टैलेंट बनाने के लिए। यहाँ पर जो 40, 35 या 30 से ऊपर की उम्र के लोग बैठे हैं, पहले तो मैं उन लोगों को संकेत दूंगा कि उन्हें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो आने वाले कल का निर्माण कर सके। और ऐसा करने के लिए हर बच्चे के टैलेंट को जगाने के लिए, टैलेंट को उजागर करने के लिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा, देखिए 2 तरह के टैलेंट। नंबर 1 वो टैलेंट जो प्रकृति ने हमारे भीतर डाल करके हमें भेजा है, और दूसरा वो टैलेंट जिसे हमने खुद ने अपने भीतर पैदा किया है। मेरा तो यह मानना है आदमी जन्मजात अपने साथ प्रतिभा लेकर नहीं आता है, बल्कि हर आदमी को अपने आप पर काम करना पड़ता है और तब कहीं जाकर के उसका टैलेंट निखरता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि आदमी को अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा खुद बनानी पड़ती है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं अगर अपने आप पर गौर करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बचपन में एक मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुआ। केवल जैन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। हम पर न तो कोई कोच लगाया गया, न एक्स्ट्रा हम पर ट्रेनर लगाए गए। पढ़ लेते थे, धक्का मार के पास हो जाते थे। इसका मतलब साफ जाहिर हो गया कि हम जन्मजात अपने साथ टैलेंट लेकर के आए कि नहीं? नहीं आए। नंबर 1, हम कोई भी व्यक्ति अपने साथ टैलेंट लेकर के नहीं आए हैं। लोगों में ये जो गलतफहमी पड़ गई है कि साहब वो तो जन्मजात ऐसा गुण लेकर आया इसलिए इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, इतना बड़ा वो साधक बन गया, इतना बड़ा वो अभिनेता बन गया, या इतना बड़ा वो नेता बन गया। नाको बाबा, हर आदमी को जन्मजात प्रतिभा लेकर आने वाले केवल 5% लोग होते हैं। 95% लोगों को तो अपने आप पर काम करके और अपने भीतर टैलेंट बनाना और जगाना पड़ता है। बचपन में शायद किसी से बोलते हुए भी संकोच आता होगा। संत बने, अपने आप के प्रति गंभीर बने, माँ बाप की सेवा के लिए दीक्षा ले ली, पर जब अपने आप के प्रति गंभीर बने तो लगा कि दुनिया में अगर जीना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बस अपने आप पर काम करना हमने शुरू किया और हमारा टैलेंट बनना शुरू हुआ। हमने गीत बनाना जन्म से नहीं आता था, हमने उसको बनाना सीखा। कविता बनाना जन्म से नहीं आता था, हमने कविता बनानी सीखी। बोलना हमें जन्म से नहीं आता था, बोलना हमने सीखा। मेरे प्रभु जी, दीक्षा तो ले ली, पर हमें समाज में रह करके इतने संघर्ष झेलने पड़े, इतने संघर्ष झेलने पड़े कि मैं उन संघर्षों की कहानी तो नहीं कहूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हर संघर्ष के बावजूद जितने जितने हम संघर्ष झेलते चले गए, उतना उतना हमारे भीतर निखार आती चली गई और हम और अंदर से मजबूत मजबूत होते चले गए। हमने हमारी ज़िंदगी मजबूरी के साथ नहीं जी है, हमने हमारी ज़िंदगी मजबूती के साथ जी। टैलेंट पर काम करना ज़रूरी है। निखारो, अपने आप पर काम करो। अगर आज किसी को नहीं आता है, आप में से कितने लोग हैं जिनको गीत बनाना आता है? हाथ खड़ा करिए तो। गीत बनाना आता है, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया। आप में से कितने लोग हैं जिनको दोहा बनाना आता है? 2 व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया। आप में से कितने लोग हैं जिनको पियानो बजाना आता है? 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। आप में से कितने लोग हैं जिनको तबला बजाना आता है? 2 व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया। आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट खेलना आता है? अच्छा, अब काफी हाथ खड़े हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिनको कबड्डी खेलना आता है? अच्छा, अब और ज्यादा हाथ खड़े हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिनको खाना बनाना आता है? अच्छा, अब काफी हाथ खड़े हो गए। मतलब अब काफी सारे हाथ खड़े हो गए। बाप जी कहते हैं जरा ये भी पूछ लो कितने लोगों को एक दूसरे को बनाना आता है?
कितने लोगों को बनाना आता है? वो कहते हैं, इसमें भी हाथ कहीं खड़े हो गए कि हमें एक दूसरे को भी बनाना आता है। मेरे प्रभु, मैं केवल एक बात आपको सिखाना चाहूँगा, और बात ये सिखाना चाहूँगा, कौन है जिनको पियानो बजाना आता है? कौन है? खड़े हो ये तो। कौन है वो जिनको पियानो बजाना आता है? एक, दो, अच्छा वो बच्चा भी खड़ा हुआ, वेरी गुड, शानदार। अच्छा चलो बच्चा दौड़ के आओ, तो दौड़ के आओ मंच पर, और तेज दौड़ो। मुझे लगता है आपने क्रिकेट नहीं खेला, क्रिकेट खेलते तो अभी तक दौड़ कर आते। अच्छा चलिए एक बात बताइए बेटा, चलो आगे आओ, इधर आओ। आपका नाम क्या है बेटा? दर्श। हर्ष, आगे? दर्श। दर्श, अच्छा दर्शनीय तो हैं आप, ठीक है। दर्श, आगे क्या है? सरनेम क्या है? कोठारी। कोठारी, वेरी गुड। आपको क्या बजाना आता है? पियानो, कोंगो। पियानो और कोंगो, अरे वाह, पहले तो ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए बच्चे का। टैलेंट सीखिए। टैलेंट ये मत समझो कि ये कोई जन्मजात अपने साथ लेकर आता है। बेटा आप पियानो आपने बजाना सीखा है, क्या आप पैदा हुए तो अपने साथ ही बजाकर आते थे क्या? नहीं। नहीं। आपने पियानो के लिए कितने महीने मेहनत की होगी? 2-3 महीने। 2-3 महीने। अगर आपको मास्टरपीस बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। सब लोग दोबारा सुनिए तो, क्या है? लगातार मेहनत करनी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो पियानो में अगर इसने अगर 2-3 महीने की तो कहते हैं मैं सीख गया। अब इस टैलेंट को किसी ने पैदा किया? नहीं। ये क्या गॉड गिफ्ट लेकर आया है? नहीं। खुद के भीतर रुचि थी, सीखना चाहा, 2-3 महीना इसने इस पर वर्क किया, और अब इसको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? और मेहनत करनी पड़ेगी। और आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उससे भी ज्यादा मेहनत। और आगे बॉम्बे तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टैलेंट का एक ही राज है कि अपने आप पर तुमने जितना काम किया है उतना तुझे आज फल मिला है। अर्थात आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, तुम अपने आप पर मेहनत करो। और तुम्हारी मेहनत केवल पेंसिल लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। इसको निकुला बनाइए, इससे चित्र सीखिए, योग्य ट्रेनर के नीचे रहिए, अच्छे शानदार चित्र बनाइए, और बनाते बनाते ही आप आने वाले कल का इतिहास बनाएंगे। केवल काम करने की जरूरत है, और वो है किस पर काम? अपने आप पर। इसे अपने आप पर काम करने का ही दूसरा नाम है टैलेंट। अपने आप पर काम करने का दूसरा नाम है, और वो है टैलेंट। चलिए बेटा, ये जो वीडियोग्राफी कर रहा है, इधर आओ तो, दौड़ के आओ ऊपर। समझिएगा, माइक ले तो बेटा, ये माइक लो और देखो। मुझे जरा बताइए कि आपके पापा जी क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। सब लोग सुनिएगा, इसके पापा जी क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। अब दूसरी बात ये समझिएगा, पापा जी चलाते हैं ऑटो, ये करने लग गया है वीडियोग्राफी। आपको वीडियोग्राफी 6 महीने पहले भी आती थी? हाँ। साल भर पहले भी आती थी? नहीं आती थी। तो साल भर से आपने अपने आप पर काम किया, आज आप वीडियोग्राफी करनी सीख गए, कंप्यूटर चलाना सीख गए? हाँ। सीख गए? हाँ कि हाँ सा? हाँ सर। जोधपुर है, सा लगाने बोल बेटा, हाँ सा। तो मतलब 1 साल पहले वीडियोग्राफी चलानी नहीं आती थी, अपने आप पर काम किया, काम करके सीखा, और मात्र 1 वर्ष में यहां टाउन हॉल मैदान में खड़े होकर के ये सारी वीडियोग्राफी कर रहा है, और दिन भर बैठ करके एडिटिंग करके और सब चीजें तैयार करता है। ये इस तरह टैलेंट तैयार होता है। आज ये वीडियोग्राफर बन गया, कल ये बच्चा 1 साल 2 साल के बाद ही इसकी स्थिति ये बन जाएगी, ये खुद ठेका लेगा वीडियोग्राफी करवाने का, और इसके पास 10-10 बच्चे काम करेंगे। अगर ये बच्चा अपने आप पर काम न करता तो ये बाप की तरह ये भी ऑटो चलाने का ही काम करता। हर आदमी को अपने आप पर काम करने की जरूरत है। जो जितना काम करेगा वो व्यक्ति अपना टैलेंट उतना ही निखारेगा। इसलिए टैलेंट क्या है? स्वयं के द्वारा स्वयं पर किया गया परिश्रम, इसी का नाम है टैलेंट। अपने द्वारा अपने जीवन में बोई गई बीजों का नाम है टैलेंट। सम्मान करो टैलेंट का। अभी 10 दिन पहले ही यहीं टाउन हॉल मैदान में अपन लोगों ने जैन सोशल ग्रुप के तत्वावधान में यहाँ पर
मेवाड़ के 400 से अधिक टैलेंटेड बच्चों का सम्मान किया था। कितने? जो 90% से ऊपर मार्क्स लेकर के आए थे, ऐसे 400 लोगों का सम्मान किया था। पता है ये किसका सम्मान है? ये टैलेंट का सम्मान है। और टैलेंट कैसे बना? जिसने अपने आप पर पूरा पुरजोर काम किया। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। हम पहला ये अनुरोध करूंगा, अपने बड़ों को कहूंगा कि अपने बच्चों पर हमें कुछ काम करना चाहिए। नंबर 1, टैलेंट को उजागर करने के लिए पहला काम बड़ों को करना चाहिए, बच्चों का नंबर तो बाद में आना चाहिए। और सबसे पहला घर में उसूल बनाओ। घर का पहला नियम ये दूंगा, अपने परिवार का माहौल अच्छा बनाओ। अगर अपने बच्चों का टैलेंट उजागर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने परिवार का माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर हमारे घर का परिवार का माहौल अगर गंदा है तो उम्मीद ही मत करना कि आपके बच्चे अच्छे निवड़ जाएंगे। अगर पिताजी गाली निकालते हैं तो बच्चा गीत गाएगा? क्या करेगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनके मुंह से गाली निकल जाती है? ईमानदार लोग हाथ खड़ा कीजिए तो। कितने लोगों को लगता है कि उनके मुंह से गाली निकल जाती है? ईमानदारों हाथ खड़ा कर लो, बाकी को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जिनको थोड़ा हाथ ढंग से पूरा खड़ा करके बताइए ना, कि हाँ पता चले इन लोगों के मुंह से। अच्छा, अब थोड़े से और ईमानदारी जगी बोले। और अच्छा, महिलाओं को भी लगता है उनके मुंह से कभी गाली निकल जाती है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। और निकालती तो हैं, इतने मैं भी जानता हूँ माताओं बहनों को। पर अब ज़रा एक बात समझाऊंगा। किसने हाथ खड़ा किया? आपने। घर में अगर गाली निकालने वाले हैं तो बच्चे वहाँ से वो गाली सीखेंगे। घर में अगर सब लोग तमिल बोलेंगे तो क्या बच्चा हिंदी सीखेगा? बोले बच्चे ने तमिल बोलनी कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी? तमिलनाडु से कोई आया था उनको ट्रेनिंग देने के लिए? कहाँ से उसने तमिल सीखी? क्योंकि घर में सब लोग तमिल बोलते थे। बंगाली बच्चा रहता है उदयपुर में, पर घर में फिर भी वो बंगाली सीख गया। क्यों? क्योंकि घर के सब लोग बंगाली बोलते थे। वो बंगाली बोलते हैं क्योंकि उनके माँ बाप बंगाली बोलते हैं। घर में माँ बाप अगर गाली बोलेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? गाली। तो घर का परिवार का माहौल अच्छा बनाइए। अगर माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चे अच्छे नहीं निवड़ पाएंगे। याद रखिएगा, बच्चों पर उपदेश कभी काम नहीं करता है। हालांकि बड़ों पर भी काम नहीं करता है, पर बच्चों पर तो उपदेश कतई काम नहीं करता है। बच्चे हमेशा आचरण से सीखते हैं। घर में जो लोग जैसा कर रहे होते हैं, बच्चे हमारे वैसा ही सीखते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? कौन कौन बच्चे हैं? जरा खड़े होइए तो। कौन बच्चे हैं? वेरी गुड, जरा दौड़ के आओ तो मेरे पास। हाँ, कितने बच्चे हैं? वेलकम, दौड़ के आओ मेरे पास, आओ मंच पर आओ दौड़ के। जो भी बच्चे हैं वो आ जाओ। अच्छा, आओ बेटा। चलिए मैं इन लोगों से ही पूछता हूँ। नंबर 1, बच्चों जरा एक बात बताओ कि आपकी मम्मी ने कभी आपको सिखाया है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए? कभी बताया आपको कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए? बताया कि नहीं बताया? याद कर लो, बताया कि नहीं बताया? हैं? बताया। ठीक है, आप बगल वाले को दीजिए। बेटा जरा बताओ कि आपको कभी मम्मी या पापा ने किसी ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए? हाँ। बताया है, ठीक है, वेरी गुड। बेटा आप पीछे वाले को दियो तो जरा बताओ तो कि आपके मम्मी पापा ने कभी आपको सिखाया है कि बेटा झगड़े नहीं करना चाहिए? सिखाया है, वेरी गुड। इनको दीजिए तो। हाँ, इनको दीजिए, देखते हैं वो। हाँ चलिए बेटा, कभी आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया है कि भाई बहन नहीं झगड़ना चाहिए? सिखाया है। अब ज़रा मुझे एक बात जवाब दीजिए। आपने कहा कि भाई बहन नहीं झगड़ना चाहिए, मम्मी पापा ने सिखाया है। इसका क्या, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। अब ज़रा मुझे वापस बात समझाइए, क्या आप भाई बहन झगड़ते हैं? हाँ। उपदेश इन पर काम आया कि नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड। इनको दीजिए तो।
बेटा मम्मी पापा ने सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जरा सच्ची बताइए, कभी आप झूठ भी बोलते हैं कि नहीं? कभी कभार। हाँ, कभी कभार ही तो बोलते हैं, रोज तो कहाँ से झूठ बोलेंगे। कभी कभार झूठ बोलते हैं। उपदेश इन पर काम आया? नहीं आया। दी गई शिक्षा इनको काम आई? नहीं आई। अच्छा जरा इनको दीजिए। बेटा मम्मी पापा ने आपको सिखाया था कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पर जरा ईमानदारी से याद करके बताओ, आपने कभी चाहे छोटी सी चोरी की हो पर की है? हाँ, की है। गलती से। अच्छा, छोटी सी चोरी की है, भले हाँ, भले स्कूल में बच्चों की हो या मम्मी पापा की जेब में से निकाला हो, ठीक है। अच्छा आप जरा इनसे बताइए, बच्चा बेटा जरा बताओ कि मम्मी पापा ने आपको सिखाया था कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप करते हैं कि नहीं? झगड़ते हैं। झगड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उपदेश काम नहीं आता है, केवल मुंह से बोला गया शब्द काम नहीं आता है। ये बच्चे किससे सीखेंगे? ये बच्चे कैसे सीखेंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए एक काम करते हैं, चलिए इनको दो तो बिटिया को। बेटा आपके भाई हैं? हैं? आप झगड़ते हैं? हाँ, थोड़ा ही। हाँ थोड़ा ही झगड़ते हैं भाई, थोड़ा ही झगड़ते हैं। अच्छा जरा एक बात बताओ, मम्मी पापा भी कभी झगड़ते हैं आपस में? नहीं। उनको दीजिए, मम्मी पापा कभी झगड़ते हैं क्या? नहीं। अच्छा बताओ, पापा को गुस्सा आता है? अच्छा, पापा को गुस्सा आता है? हाँ, कभी हाँ, कभार। कभी कभार आता है। मम्मी को गुस्सा आता है? कभी कभार। हाँ, कभी कभार। इसका मतलब ये हुआ जिनको गुस्सा आता है वो आपस में झगड़ते भी हैं, और अगर मम्मी पापा झगड़ेंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे? झगड़ेंगे। मम्मी पापा अगर झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलना सीखेंगे। मम्मी पापा अगर चोरी कहीं से करते हैं, मम्मी अगर पापा की जेब में से पैसे निकालती है, बेटी सारी महिलाएं हंस रही हैं? मम्मी अगर पापा के जेब में से पैसे निकालती है तो बेटा भी चोरी करना सीखता है। आखिर बेटा कोई भगवान के घर से तो सीख करके नहीं आया। इन्हें सीखने के लिए पहला माहौल कहाँ मिलता है? घर में माहौल मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ घर के माहौल को अच्छा बनाओ, घर के माहौल को पॉजिटिव बनाओ। अच्छा चलो एक काम करो बेटा, बेटा आपका नाम क्या है? ध्रुविका सोनी। ध्रुविका सोनी। अच्छा जरा एक बात बताइए, आपके पापा जी का नाम क्या है? सचिन सोनी। हैं? सचिन सोनी। दोबारा बोलो तो। सचिन सोनी। क्या नाम है? सचिन सोनी। अभी लोगों ने सुना नहीं है, दोबारा बोलिए। सचिन सोनी। सचिन सोनी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं कि हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। अब ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है। तो अब ये जरा सोचो कि इनको, अच्छा चलो बेटा आप भी इधर आओ, इनको दीजिए तो माइक। आपके पापा जी का नाम क्या है? श्री विजय जी जैन। आप पहले कभी आए हैं यहाँ? हैं? यहाँ आए हैं। तो ये श्री विजय जी जैन आपको किसने बोलना सिखाया? नहीं। अच्छा आपने सिखाया, मतलब हमारे द्वारा बोलना आपने सीखा, श्री विजय जी जैन। तो अब देख लीजिए फर्क। आप लोग केवल सोचते हैं केवल हमें स्कूल ही भेजना है, स्कूल ही भेजना है। केवल स्कूल जाने वाला व्यक्ति बोल रहा है सचिन सोनी, और पहले कभी जो बच्चा यहाँ आकर के गया और उनसे पूछा पापा जी का नाम क्या, तो क्या बोला? श्री विजय जी जैन। श्री भी लगाया, जी भी लगाया। ये है बच्चे की असली ट्रेनिंग। अब वापस दो बिटिया को, पापा जी का नाम बताओ बेटा। श्री सचिन जी सोनी। श्री सचिन जी सोनी। तो ये हमें पापा जी का नाम कैसे बोलना चाहिए? श्री सचिन जी सोनी। चलिए ये छोटे नमूने को दो तो। हाँ ये रोनाल्डो आया है अपने सामने। चलिए इधर आ बेटा, इधर आ, इधर 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 आ। चलिए आपका नाम क्या है? क्या नाम? चयन। अरे वाह भैया, नाम तो बड़ा सुंदर रखा है। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि गुटखा खाना चाहिए कि नहीं? थोड़ा उधर घूम के बता, हैं खाना चाहिए कि नहीं? नहीं, थोड़ा जोर से सुना, कई लोग बहरे हैं। गुटखा खाना चाहिए? नहीं। शराब पीनी चाहिए? नहीं। आपकी उम्र कितनी है? कितना है? 3 साल 4 साल कितना है? 3 years 4 years कितने साल का है आप? 5। तो ये 5 साल के बच्चे को ये पता चल गया है। हालांकि ये समझता नहीं है गुटखा क्या होता है, शराब क्या होती है, ये जानता नहीं है, मगर इसकी अपनी अंदर की बुद्धि ये जवाब दे रही है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। 5 साल के बच्चे को पता है, मगर 50 साल के प्रौढ़ व्यक्ति को पता नहीं है कि उसे खाना चाहिए या
नहीं खाना चाहिए। बच्चों के लिए ताली बजाओ, अभिनंदन करो। तो ये टैलेंटेड आने वाले देश का भविष्य है, ये लोग आने वाले समाज के सूत्रधार हैं ये। हमें अपने परिवार का माहौल अच्छा बनाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा और दीक्षा का प्रबंध करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? अच्छी से अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, अच्छे से अच्छे संस्कार का प्रबंध करना चाहिए। ये हमारी ओर से अपने बच्चों पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। बेटा और बेटी में भेद मत करो कभी भी कि हम केवल बेटों को पढ़ाएंगे और बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। अरे बेटा तो केवल एक घर का कुल दीपक होता है, वो केवल एक घर को उजाला देता है, पर बेटियां तो दो दो घरों को रोशनी देती है। वो इस घर को भी उजाला देगी और उस घर को भी उजाला देगी। बेटियों पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये इस बात के लिए प्रेरित करूंगा अपने बच्चों पर, ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको 2 पैसे मौज मस्ती में कम खर्च करने पड़े, कम कर लेना। होटल का खर्चा नहीं करना पड़े, मत करना। शादी विवाह पर भले ही उनके खर्चा मत करना, पर उनको पढ़ा लिखा कर इतना सुयोग्य बना दीजिएगा कि वो जंगल का पौधा बन जाए, घर का गमला बनाने की उनको ज़रूरत ना पड़े। अपने बच्चों पर इतना काम कर लो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार दो, अच्छे से अच्छी दीक्षा दो। बच्चों पर तीसरा काम और कीजिए, और वो ये है अपने बच्चों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देकर उनकी हमेशा हौसला अफजाई करते रहिए। क्या कीजिए? मुट्ठी बांधिए, आगे बढ़ाकर क्या करना है हमें बच्चों का? प्रेरणा और प्रोत्साहन देकर, मोटिवेशन देकर के, उनकी तारीफ करके, वो जो जिस पथ पर भी जा रहे हैं उसमें उसकी पीठ थपथपाते हुए और उनकी हौसला अफजाई हमेशा करते रहिएगा। बच्चे तो कच्चे घड़े होते हैं, उन्हें पकने के लिए हमारी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और कहना पड़ेगा, वाह बेटा वाह, क्या हाँ बेटा खूब पढ़ के आ रहा है, हाँ बेटा खूब पढ़ के आया। हमें हौसला अफजाई बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए, और ये सिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि किस तरह से बच्चे हमारे आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक बच्चा स्कूल से आ रहा है और आते ही आपने क्या सिखाया, क्या किया? कुछ नहीं सीखा है। कहाँ थे तेरे मास्टर जी ने उपालंब दिया? उपालंब देना बंद करो। अगर हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते रहेंगे तो कल तक जो बच्चा मंद बुद्धि कहलाता था, माँ ने उसकी हौसला अफजाई की, और इतनी ज़्यादा की कि वही कल तक का जो बच्चा जो स्कूल से टीसी लेकर के आ गया था कि ये मंद बुद्धि है, उस बच्चे की माँ ने इतनी हौसला अफजाई की कि वो दुनिया का अत्यंत महान वैज्ञानिक जिसने ये दूध या रोशनी का आविष्कार किया था, वो थॉमस अल्वा एडिसन बन गया। केवल हमें सब लोगों को अपने बच्चों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं कहूँगा, बच्चों का टैलेंट है, तारीफ़ करो, उनका अभिनंदन करो, समाज के बीच में उनका सम्मान करो, इससे उनके अंदर और ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। और इतना ही नहीं कि जो 95% मार्क्स ला रहे हैं उनका हौसला अफजाई करो, बल्कि जो 50% मार्क्स ला रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई करो। और ये मानकर चलो, आज अगर आपने उनकी हौसला अफजाई की तो 50 वाले निश्चित तौर पर 70, 80 और 90 तक पहुंच जाएंगे। एक बहुत बड़े ऑथर हैं, लेखक हैं, जिनका नाम है विजय बत्रा, प्रमोद बत्रा। भारत के बहुत अच्छे हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक हैं। उन्होंने अपनी जीवन की घटना लिखी। प्रमोद बत्रा जी ने अपनी घटना लिखी कि साहब, जब वो 9वीं क्लास में फेल हो गए, घर पर आए, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रमाण पत्र ले जा करके अपने पापा को या दादा को दे सके। आखिर शाम के वक्त दादाजी ने पूछा, बेटा पास हो गया? तो बत्रा जी ने लिखा कि साहब, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं पापा से कह दूं कि पापा दादा मैं फेल हो गया। मैं चुपचाप खड़ा था। दादा ने फिर पूछा, बेटा क्या आया प्रमाण पत्र, पास हो गए ना? मैं फिर चुपचाप खड़ा था। दादाजी समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। दादाजी ने पूछा, कहीं फेल तो नहीं हो गया? उसने धीरे से प्रमाण पत्र आगे कर दिया। बोले, दादा पढ़ाई तो की थी दादा, मगर सॉरी फेल हो गया। दादा ने इधर बुलाया, इधर आ। वो घबराया। प्रमोद बत्रा ने लिखा कि मैं घबराया दादा के पास जाते हुए कि पता नहीं अब जो जूते पड़ेंगे, पर दादा ने बगल बुला के कहा, क्या हो गया? फेल हो गया तो इतना गंभीर क्यों खड़ा है? फेल हो गया तो हो गया, कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई है, वापस ट्राई कर।
डबल मेहनत के साथ पढ़ाई कर और तू जल्दी निश्चित तौर पर पास होगा। फेल हो जाने पर भी दादा ने जो हौसला अफजाई की, प्रमोद बत्रा जी ने लिखा है कि मेरे दादा के द्वारा दी गई उस हौसला अफजाई के कारण ही आज मैं इतना बड़ा ऑथर बन सका हूं, इतना बड़ा लेखक बन सका हूं। और इसके पीछे ये, अगर मेरे दादा कह देते निकम्मा कहीं का, केवल पैसा खर्च करता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता, पूरा साल बर्बाद कर दिया, मैं निश्चित तौर पर वहां एक पराजित इंसान बन जाता। पर मेरे दादा ने मेरी हौसला अफजाई की, आज मैं विजेता इंसान हूं, आज मैं आगे बढ़ा हूं। और आगे बढ़ने के पीछे एक ही चीज काम कर रही है, और वो क्या है? हाथ आगे बढ़ाओ तो पीठ थपथपाओ, हैं हैं क्या करें? हौसला अफजाई। जैसे कि मान लीजिए कि शैलेंद्र बाबू कालूलाल जी जैन ने अभी चातुर्मास के मुख्य लाभार्थी बने, क्या करो? पीठ के पीछे हाथ ले जाओ, क्या करो? क्या करो? क्या करो? सारे लोग ही बजा ना, पीछे से पीठ थपथपा दो इनकी। अरे इनकी नहीं, मैं कहता हूं आप अपने अगल बगल वाले की भी पीठ थपथपाओ, अपने बच्चों की भी पीठ थपथपाओ, अरे बहू की भी पीठ थपथपाओ। एक बात तय है, एक बात तय है, किसी भी घर में बेटी जितना काम करती रही है उससे 4 गुना ज्यादा बहू काम करती है। ये बात सच है कि नहीं? एक बहू उससे 4 गुना ज्यादा काम करती है, तो क्या हम उसे उलाहना देंगे कि तुझे कुछ नहीं आता, या हाथ ऊपर उठाकर क्या करेंगे? पीठ थपथपाएंगे, वाह बेटा वाह, तू बेटा बहुत मेहनत करे बेटा, बहुत घर में तो काफ़ी काम सीख गई है बेटा, बस अब तो मैं निष्फिक्र होने वाली हूँ क्योंकि अब तो मेरे घर को सारा संभालने लग गई है। पीठ थपथपाते रहोगे तो गधा भी एक दिन घोड़े की तरह हिनहिनाने लग जाएगा, और उपालंब भी उपालंब देते रहोगे तो घोड़ा भी एक दिन गधा बन जाएगा। तो करना क्या होगा? पीठ थपथपाने का काम करो। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है बेटा, खूब पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा नहीं, हम लोग अगर 1 महीने से आप लोगों के बीच में बैठे हैं, हम दिन भर आप लोगों की कितनी तारीफ करते रहते हैं। थोड़ा सा आपने किया तो भी हम खूब पीठ थपथपाते हैं, इतना सा किया तो भी पीठ थपथपाते हैं। अरे भाई कुछ तो किया, अरे तुम नहीं करने वाले से तो अच्छे हो, कुछ तो कर ही रहे हो, पीठ थपथपाओ। आज वो इतना सा कर रहा है, आने वाले कल में वो इतना सा भी करेगा। पीठ थपथपाओगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चौथी प्रेरणा पहले तो बड़ों को दे देता हूं, और चौथी प्रेरणा ये देता हूं, अपने बच्चों को केवल पढ़ाकू ही मत बनाना, बल्कि उनको एक सामाजिक इंसान भी बनाना। क्या बनाना उनको? एक सामाजिक इंसान भी बनाना। समाज में बच्चों को लाओ। पहले जमाने में तो बेटियों की और बेटों की शादियां भी कहाँ होती थी? सामूहिक विवाहों में होती थी, सामूहिक कोई परिचय सम्मेलन होता था, समाजों में ही लोग अपने बच्चों को लाते थे, और लोग देखते थे ये लड़का बड़ा है अथवा ये लड़की ठीक है, और आपस में एक दूसरे से बात करते थे। समाज में आओगे तो आपके बेटे और बेटियों की शादियां भी होंगी, नहीं तो बैठे रहो अपने घर में कमरा बंद होकर के। मेरे भाई, अपने बच्चों को सामाजिक बनाओ, कमरा बंद इंसान मत बनाओ। आजकल हम सब लोगों ने क्या कर दिया? कमरा बंद इंसान बना। दिन भर कमरे में, सुबह कमरे में, दोपहर कमरे में, शाम को कमरे में, सोना भी रात को अकेले कमरे में। आप में से कितनों को याद है कि जब वो बचपन में सोते थे तो छत पर 7 लोग एक साथ सोते थे? कितने लोगों को याद है? अच्छा देखा ना, ये है। क्यों भाई साहब? उस समय मम्मी पापा नहीं होते थे भाई साहब, पहले भी होते थे। अब तो 2 बच्चे होते हैं, पहले 7 होते थे, फिर भी वो साथ रहते थे, एक छत पर साथ सोते थे। ये जितने लोग साथ सोच करके बड़े हुए ना, ये सब सामाजिक इंसान बने हैं, सब एक दूसरे के साथ रहना, बैठना, उठना, ये सब सीख गए। बच्चों को सामाजिक इंसान बनाओ। अगर हम समाज में आएंगे जाएंगे तो पता है क्या होगा? उनके संस्कार कैसे होंगे पता है? मैं एक ऐसे व्यक्ति को आज आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। मुणौत साहब खड़े हुए तो प्रभु जी, अजय जी मुणौत, समझिएगा सामाजिक इंसान और संस्कारशील इंसान बनने के फायदे क्या हो सकते हैं, मैं इन्हीं के मुंह से आप सब लोगों को सुनाऊंगा। ये हैं औरंगाबाद के हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, और मैं इनके जरिए आप सब लोगों को भी मोटिवेट करूंगा, और दुनिया भर के लोगों को ये कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति से प्रेरणा लीजिए। और प्रेरणा ये लीजिए कि जब इनकी बेटी की शादी हुई थी तो बेटी और बाप ने इकट्ठे होकर के घर में मीटिंग की, और मीटिंग करके तय किया था कि पापा
अपन लोग शादी कर रहे हैं, आप मेरी शादी करें और शादी में अपना घर परिवार संपन्न है, आप करोड़ों रुपये पापा जी खर्च करेंगे। अगर आप कुछ ठीक समझते हो पापा जी, तो मेरी इच्छा है कि अपन लोग शादी में फालतू का खर्चा करने की बजाय, ये चूंकि जैन बंधु हैं तो इन्होंने ये फैसला लिया कि हम शादी में फालतू का खर्चा करने के बजाय अपने औरंगाबाद और उसके आसपास में रहने वाले अपने समाज के कमज़ोर भाई बहनों के लिए 100 मकान बनाते हैं और अपनी ओर से शादी के उपलक्ष्य में 100 लोगों को 100 ज़रूरतमंद गरीब भाइयों को मकान बनाकर ताला चाबी के साथ उन्हें शादी के उपलक्ष्य में उन लोगों को 100 लोगों को मकान बना करके दिया जाए। और ये इसलिए इनका मैं अभिनंदन करूंगा, मेरे प्रिय मुनौत साहब का, अजय बाबू का, कि उन्होंने वो 100 मकान बनाए और अपनी शादी, अपनी बच्ची की शादी उन्हीं 100 मकानों के बीच में ले जा करके संपन्न करवाई। और उपलक्ष्य में क्या दिया? आप तो दहेज देते हैं अपनी बेटी को, और इन्होंने अपने भाइयों को, अपने कमजोर भाइयों को, समाज के कमजोर भाइयों को 100 मकान बना करके गिफ्ट दिए। प्रभु जी, अजय बाबू, इस बात में कितनी सच्चाई है, जरा आप ही बता दीजिए। ये बात में बहुत बड़ी सच्चाई है कि, और ये जो प्रेरणा है, मेरे मित्र है और विधायक है वो प्रशांत जी बम, बहुत सुंदर, उन्होंने ये प्रेरणा दी थी कि हमने सब बुक कर लिया था और 4 महीने बाकी थे शादी में, तो हम मीटिंग कर रहे थे घर के सभी लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब अपन फिजूल खर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रशांत जी बम जो है जैनी है अपने, हाँ, और विधायक है हमारे, हाँ, तो उन्होंने ये प्रेरणा दी कि भाई अपन ये सब फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो मतलब क्या करना चाहिए। तो बेटी से पूछा मेरे, तो बेटी ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और एकदम ये सही करना ही चाहिए। तो दूसरे दिन से हम उस काम पे लग गए और फर्स्ट हमारा ये था, उनका कहना कि भाई अपन गवर्नमेंट लैंड देगा, तो ये जो मकान है, 12 दिसंबर की शादी थी, ये मकान पूरे 55 दिन में बनवाया हमने। पूरे 55 दिन में 100 मकान बना करके अपने जरूरतमंद भाई बहनों को अपनी ओर से 100 मकान गिफ्ट दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए। शादी वही की, शादी वहीं पर की थी, पता है मुझे, सारी पता है मुझे। मैंने इससे पहले भी इस बात की चर्चा की है और लोगों को प्रेरणा दी है, और इस बात से प्रेरित होकर के अब तक अनेक लोगों ने अपनी बच्ची की शादी के लिए इसी तरह से पुण्यमय कार्य किए थे। हमारे अपने ही अंतेवासी एक और श्रावक का नाम लेता हूं, श्री रमेश जी बाफना हुबली वाले, उन्होंने इसी बात से प्रेरित होकर के ही अपने बेटे की शादी के उपलक्ष्य में उन्होंने 108 कन्याओं का कन्यादान करवाया और उसके साथ अपने बेटी की शादी की। अभी जोधपुर में ही हमारे अपने अंतेवासी और संबोधि धाम के मुख्य सलाहकारों में एक है श्री पुरुषोत्तम जी पुगलिया, उन्होंने अपनी पोते की शादी के उपलक्ष्य में, मदन जी का बेटा है, और उनके अपने पोते की शादी के उपलक्ष्य में उन्होंने वहां पर भी 100 कन्याओं का सामूहिक पाणी ग्रहण करवा करके अपनी ओर से मंगल सूत्र और दहेज भी अपनी ओर से देते हुए उन 100 कन्याओं का कन्यादान करवा के, भाई अरबपति आदमी हैं, फालतू का खर्चा करने की बजाय हम ये करेंगे। मैं तो कहूँगा अगर आपको अन्य खर्चे करने हैं तब भी कीजिए, मगर एक समाज में सामाजिक इंसान बन करके और दूसरों के हित का भी ध्यान रखिए और इस तरह से पुण्य कार्य अवश्य कीजिए। नेक और अच्छे काम हमेशा इंसान को अमर करते हैं, हमेशा इंसान को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने टैलेंट को निखारने के लिए शिक्षा के प्रति गंभीर बनो, एजुकेशन के प्रति गंभीर बनो। मैं अपने बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ, छोटे छोटे 4 संकेत, और पहला संकेत है कि अपने आप को एजुकेशन, शिक्षा के प्रति खुद को गंभीर बनाओ, क्योंकि इसी पर ही आपका आने वाला भविष्य टिकेगा। पिछले 50 साल में दुनिया ने जो तरक्की की है, तो उस तरक्की में केवल एक ही चीज ने काम की है और वो है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। आज
50 साल पहले केवल लड़कों को पढ़ाया जाता था। इन पिछले 50 सालों में लड़कियों को जब से पढ़ाने का मौका मिला है, लड़कियों ने इतनी तरक्की की है और इतना देश और दुनिया को आगे बढ़ाया है। देश और दुनिया को तो क्या, अपराधों पर अंकुश करने वाली कोई किरण बेदी बन गई और चंद्रलोक तक पहुंचने वाली कोई कल्पना चावला बन गई, कोई सुनीता विलियम्स बन गई। मौका दोगे, इनको अपने आप पर काम करने के लिए थोड़ा सहयोग करोगे, प्रोत्साहन दोगे, हौसला अफजाई करोगे, ये निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से आज पूरी दुनिया शिक्षा के प्रति गंभीर हुई है, अभी तो सन 2023 चल रहा है, 2030 आने दो, अब दुनिया का भविष्य कुछ और देखेंगे। और आप देखेंगे निरक्षरता, अनपढ़पन दुनिया से खत्म हो जाएगा और हर व्यक्ति एजुकेटेड पर्सन होगा, हर व्यक्ति अपना निर्णय खुद कर सकेगा, हर आदमी आगे बढ़ने की उसके पास बुद्धि होगी। इसलिए सभी बच्चों अपने साथ विद्यार्थी के 5 लक्षण भी जरूर जोड़ लीजिएगा। काक चेष्टा बको ध्यानम, सब बोलो, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण अर्थात काक चेष्टा, कौवे की तरह वो हमेशा सक्रिय और सजग रहे। दुनिया में आज तक किसी भी व्यक्ति ने कौवे का एक्सीडेंट नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इतना सक्रिय और सजग रहता है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने आप को अपनी चहुमुखी विकास के लिए। हर बच्चा काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान कैसा हो, बगुले की तरह हमेशा अपना ध्यान रखो। बगुला सरोवर में खड़ा रहता है, तालाब में खड़ा रहता है, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, आंखें वो बंद जैसी दिखती है, मगर उसका ध्यान हमेशा शिकार के ऊपर रहता है। जैसे बगुले का ध्यान हमेशा शिकार के ऊपर रहता है, वैसे ही हर बच्चे का ध्यान अपने व्यक्तित्व के विकास पर रहना चाहिए। अपने आप को डेवलप करो। दूसरा, बच्चों से दूसरा अनुरोध करूंगा, पहला है काकचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, नींद कैसी होनी चाहिए, किसकी तरह, गधे जैसी नहीं कि एक बार सो गए तो अब उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते की नींद कैसी होती है, एक छोटे से पांव की आहट मात्र से भी कुत्ता जग जाता है। ऐसे ही हर बच्चे को सुबह समय पर अपना जग जाना चाहिए, तो कुत्ते जैसी निद्रा होनी चाहिए। अल्पाहारी, कम खाओ, दिन भर डट डट के मत चेपो, ज़्यादा खाओगे तो आलस्य आएगा, सुस्ती होगी, दिन भर पड़े रहने की इच्छा होगी। इसलिए बच्चों मैंने क्या कहा, क्या खाओ, कम खाओ, सात्विक आहार खाओ, दिन भर ऐसा खा के मत पड़े रहो। एक मोटा पिज्जा खा लिया और पड़ गए, अब अंदर में तो फूल रहा है, मैदा फूल रहा है, अब हिलने की भी ताकत नहीं बची है। अल्पाहारी गृहत्यागी, अगर अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो घर का मोह छोड़ो और किसी गुरुकुल में, किसी छात्रावास में, किसी ऐसे हॉस्टल में, किसी वनस्थली में, किसी बिरला के पिलानी में जाकर के, और वहां पर छात्रावास में जाकर के जब पढ़ेंगे ना, घर में रहेंगे तो एसी चाहिए, ये खाना नहीं भाता, वो नहीं भाता, पिलानी में जाकर पढ़ो, वहां पर एक कूलर भी नहीं मिलता है। पिलानी में हजारों बच्चे, बिरला जी के द्वारा बनाए हुए स्कूल, और वहां पर एडमिशन भी मिलना बड़ा कठिन होता है, और वहां पर बच्चे बिना कूलर के सर्दी और गर्मी में रहते हैं। वनस्थली में हजारों हजार बच्चियां हर साल पढ़ करके तैयार होकर निकलती है, पर लोग मानकर चलते जो वहां पढ़ करके निकला है वो सोने का सिक्का हो गया है। जो लोग ऐसे अनुशासनबद्ध वाले इंस्टीट्यूट में पढ़कर निकलते हैं वो बड़े सोने के सिक्के बन जाते हैं। इसलिए मैंने कहा शिक्षा और ज्ञान के प्रति गंभीर बनो। दूसरी बात है कि केवल पढ़ो ही मत, बल्कि अपना चहुमुखी विकास भी करो। अर्थात केवल पढ़ाई पर ही ध्यान मत दो, बल्कि समाज में भी जाओ, धर्म स्थल पर भी जाओ, खेलने कूदने के लिए जाओ, योगा करने के लिए भी जाओ, नाना नानी के पास मिलने के लिए भी जाओ, दादा दादी के पास बैठकर भी अपना टाइम टेबल ऐसा एडजस्ट करो कि हम बच्चों के पास भी, अपने बड़े बुजुर्गों के पास भी बैठ सकें और उनके अनुभवों का हम लोग लाभ उठा सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने चहुमुखी विकास, इधर भी उधर भी पीछे भी, चारों तरफ के विकास पर हम ध्यान दें। तीसरा अनुरोध, ये जो बुद्धि है ना,
ये बुद्धि पेंसिल की तरह में नुकीली करनी पड़ती है। इसलिए तीसरा अनुरोध करूंगा, बौद्धिक विकास पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? बौद्धिक विकास पर ध्यान दो। मेमोरी पावर बढ़ सकता है, मेमोरी हमारी अच्छी बन सकती है। पहले तो ये भी बता देता हूँ चलते में कि अगर लगता है किसी भी बच्चे को मेमोरी वीक है, वो दो में से कोई भी एक चीज़ 1 महीने तक यूज कर लीजिए, और वो है या तो ब्राह्मी शरबत ले लीजिए और या फिर शंखपुष्पी शरबत ले लीजिए। 1 महीने तक लीजिए, अपने आप मानसिक लोड आपका खत्म हो जाएगा। बाजार में सहज उपलब्ध है। अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दीजिए। बुद्धि को ये चाकू की तरह है, आप चाहो तो चाकू से फल भी छील सकते हो और चाकू से किसी के जेब कतरे का काम भी कर सकते हो। अपनी बुद्धि के विकास पर ध्यान दो। अगर आपको याद नहीं होता तो मेरा 3R का फॉर्मूला याद कर लो, और 3R का फॉर्मूला है रीडिंग, सब बोलो, रीडिंग नंबर 2, राइटिंग नंबर 2, राइटिंग, और नंबर 3 है रिवाइजिंग। नंबर 3 रिवाइजिंग। किसी भी चीज़ को याद करने के 3 फॉर्मूलों से गुजर जाओ, वो चीज़ जिंदगी में कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। वापस बोलो, नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, और नंबर 3 रिवाइजिंग। ये 3R का फॉर्मूला किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ज़रूरी है, बौद्धिक विकास के लिए। आप चाहे तो 4P का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। पहला है प्रिपेयर। पहला क्या है? सब बोलो, नंबर 1 प्रिपेयर, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 प्रेजेंटेशन, और नंबर 4 पॉलिश। नंबर 4 पॉलिश। पढ़ो, उसको आगे से आगे प्रैक्टिस करो, लोगों के सामने क्लास में यहाँ आकर के उसको प्रेजेंट करो, और नंबर 4 समय समय पर उस पर पॉलिश भी करते चले जाओ, ताकि वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में साइजम रहेगी। बौद्धिक विकास पर ध्यान दो। ये भी ध्यान रखो कि हम जब भी पढ़ेंगे पूरे कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, अर्थात एकाग्रता पूर्वक अगर हम पढ़ेंगे। खेलो तो केवल खेलो, उस समय किताब को बीच में मत लाओ, और जब किताब पढ़ रहे हो तो केवल किताब पढ़ो। सफलता का एक ही सूत्र है, एक मन एक काम। सब बोल लो, सफलता का मंत्र क्या है? एक मन एक काम। वापस बोलिए, एक मन एक काम। जिस समय जो काम करो पूरे मनोयोग पूर्वक काम करो। आप अगर इस समय टैलेंट को निखारने के लिए हमें सुन रहे हैं तो केवल हमें सुनो, ताकि वो सारी बात जीवन के साथ जुड़े और उतर जाए। यहाँ बैठो तो ये मत सोचो दुकान जाना है कि मकान जाना है। पूरा अपना कंसंट्रेशन, एक मन एक काम। और अंतिम चौथा अनुरोध करूँगा, और वो है लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, अर्थात रोज़ कुछ न कुछ नया सीखो। रोज़ कुछ न कुछ नया सीखो। लर्निंग कैपेसिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर हम इस मामले में अगर कमज़ोर हो रहे हैं, आप लोग सब लोगों ने क्या कर लिया है? कॉलेज से बाहर निकले, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, लर्निंग करनी बंद कर दी, नया सीखना बंद कर दिया। भाई साहब, नया सीखोगे नहीं तो ज़िंदगी की जंग जीतोगे कैसे? हमेशा क्या करो? रोज़ाना सीखो। एक लाइन ही सीखो, लेकिन सीखो। कितनी लाइन? एक लाइन की कितनी कीमत है? अगर कोई भी बहन इस चातुर्मास में एक मासिक क्षमण करना चाहती है, आने वाले 6 महीने का तप करना चाहती है, तो मैं उनको केवल एक तप करने की प्रेरणा दे रहा हूँ, और वो ये है कि रोज़ाना एक लाइन हम याद करेंगे। कितनी लाइन? एक लाइन। अंगुली बोलो ऊपर उठा करके, कितनी लाइन? एक लाइन। अगर आपने एक लाइन भी रोजाना धर्म की अगर याद करनी शुरू कर ली ना, ये जो उम्र वाले लोग बैठे हैं उन सब से कह रहा हूँ, एक लाइन अगर याद की तो महीने में कितनी लाइनें होंगी और साल भर में कितनी होंगी? आपको पता है 365 लाइन अगर आपने याद कर ली तो पूरा प्रतिक्रमण आपको कंठस्थ हो गया। केवल एक लाइन पीछा करना है हमें, कितना? केवल एक लाइन। नई लर्निंग हमेशा आदमी की कैपेबल होनी चाहिए, और मैं इसके लिए आप सब लोगों को प्रेरित करूंगा, रोजाना कुछ नया सीखो, पुराने पर अटके मत रहो, पुराने पर अड़े मत रहो। कुछ नया क्या किया जा सकता है? जैसे आप अपने कमरे में करते हैं ना, कुछ नया करें। कपड़े पहनते हैं, बोले कुछ नया पहने। हम बोल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ? कुछ नया बोलें, कुछ नया करें। मैं कहूँगा कुछ नया सीखो भी तो ना। जहाँ बुद्धि हमारी अटक गई वहीं पर हमने इसको जंग लगा दिया। इसलिए अपनी लर्निंग कैपेसिटी ज़रूर बढ़ाओ। स्कूल से प्यार करो, क्लासों से प्यार करो। माना कभी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि स्कूल जाना अच्छा तो नहीं लगता,
पर जीवन का निर्माण तो स्कूल जाने से ही हुआ करता है। जीवन का निर्माण तो स्कूल में जाने से ही अच्छा होता है। अगर हम चाहते हैं हमारा टैलेंट मुखर हो तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट करो, अंदर से जगाओ। कुछ काम बड़े बुजुर्ग करें, कुछ काम आने वाली पीढ़ी करे। इस तरह से दो पीढ़ियां अगर आपस में हाथ मिलाती है, ताली मिलाती है, आने वाला भविष्य एक राम सेतु का काम करेगा, एक महावीर सेतु का काम करेगा। आने वाले भविष्य को बनाना आपके और हमारे हाथ में है। अपने अपने टैलेंट पर काम करो। ये भी मत समझना आपकी अब उम्र हो गई, अब क्या करोगे। अभी भी कुछ सीखना, अभी भी कुछ कर गुजरना आपके और मेरे हाथ में है। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम।